स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो अगला टर्म कह सकते हो वो है पैरेक्सियल रे। तो पैरेक्सियल रे हम लोग किसको कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जो भी रे या जितने भी रेज ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर से इंटरेक्ट करते हैं, उस इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग सारे रेज ऑफ लाइट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पैरेक्सियल रे और रेज ऑफ लाइट, और दूसरे को हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेज ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पैरेक्सियल और मार्जिनल रेज ऑफ लाइट का जो कंसेप्ट है, ये बहुत सारे टीचर को पता नहीं होता, वो डायरेक्ट स्फेरिकल मिरर पढ़ा देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये जो पैरेक्सियल और मार्जिनल रे का कंसेप्ट जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पैरेक्सियल रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। तो हम लोग करते क्या है, आप देख सकते हो कि यहां पर इस डेफिनेशन पर अभी नहीं आ रहे। पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट को समझने के लिए सबसे पहले एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं, और हम लोग जानते हैं कि टोटल दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। हमने यहां पर इस टर्म को समझने के लिए कॉनकेव मिरर का सहारा लिया है, और कॉनकेव मिरर के बारे में अभी तक जो हम लोग जान चुके हैं कि ये कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ये कर्व्ड इनवर्ड है, तो ये तो कॉनकेव मिरर है। इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका पोल होगा, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, उसको भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इन सारे टर्म्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब देखो, सपोज करो कि एक रे ऑफ लाइट है जो इस मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है। डेफिनेटली वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा। हम सोर्स या ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी रे ऑफ लाइट को इमिट कर रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलकर इस मिरर पर इंसिडेंट होगा। लेकिन अभी हम सोर्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि जो भी रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होगा उसके नेचर पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो रे ऑफ लाइट इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसके नेचर पर हम लोग कंसेंट्रेट कर रहे हैं, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कोई भी एक रे ऑफ लाइट ले लो, वो रे ऑफ लाइट आपका पैरेलल भी आ सकता है, कोई भी एक रे ऑफ लाइट ऐसे भी आके इंसिडेंट हो सकता है, कैसे भी आके इंसिडेंट हो सकता है। हम सबसे सिंपल केस लेते हैं, एक ऐसा रे ऑफ लाइट लेते हैं जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो। कैसा रे ऑफ लाइट सिलेक्ट करते हैं? जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, और उस रे ऑफ लाइट से जो भी हम पैरेक्सियल रे का कंसेप्ट जनरलाइज करेंगे वो सारे रे ऑफ लाइट के लिए वैलिड होगा। क्योंकि हम कोई भी एक सिंपल केस ले लेते हैं, तो हम कहने का मतलब क्या है कि एक रे ऑफ लाइट कंसिडर कर रहे हैं, और ये जो रे ऑफ लाइट है कुछ ऐसे आके इंसिडेंट होता है, लेकिन ये जो रे ऑफ लाइट है ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो रे ऑफ लाइट है इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ इस तरह इस पर इंसिडेंट हो रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे, इसको हम लोग कह रहे हैं इंसिडेंट रे। एक रे ऑफ लाइट इस मिरर को हिट कर रहा है, और इस पर्टिकुलर ये जो कह सकते हो कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो हम पैरेक्सियल रे को डिफाइन करने से पहले, मतलब ये जो रे ऑफ लाइट होगा, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये जो दो कंसेप्ट है पैरेक्सियल रे और मार्जिनल रे का जो कंसेप्ट है, इट इज रिलेटेड टू इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और द रे ऑफ लाइट विच इंटरेक्ट्स विद द स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर से इंटरेक्ट करेगा उसी के साथ हम उसी को हम लोग पैरेक्सियल रे भी कह सकते हैं, मार्जिनल कह सकते हैं। लेकिन किसको पैरेक्सियल कहेंगे, किसको मार्जिनल कहेंगे, इस पर हम बाद में आते हैं। मेरा सबसे पहला कह सकते हो कि क्वेश्चन आपसे ये है कि ये डेफिनेटली पैरेक्सियल और मार्जिनल इंसिडेंट रे से रिलेटेड है, और एक इंसिडेंट रे इस स्फेरिकल मिरर से इस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, इससे आके मान लो कि एक इंसिडेंट रे इसको आके इस पॉइंट पे हिट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब मेरा क्वेश्चन ये आपसे है कि ये जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा और कैसे ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये तो हमको इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मिल गया। अगर मैं चाहूं तो ऑप्टिक्स को आपको केवल रटवा सकता हूं, लेकिन आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हो। आपको एक एक छोटे पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखना कि ये जो पूरा का पूरा ऑप्टिक्स ग्रुप है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा, ज्यादा लॉस भी नहीं है, ज्यादा आप कह सकते हो कि मैथमेटिकल इक्वेशन भी नहीं है, बहुत सिंपल सा ये सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ आके हिट किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे ट्रेवल करेगा, ये इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, या ऐसे चला जाएगा, ये कैसे पता करोगे? तो बहुत लोग कहते हैं कि सर ये कॉनकेव है तो रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा,
लेकिन ये एक्सप्लेनेशन जो है ना वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको करना क्या है, अगर आपको पता करना है कि अगर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होकर ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो सिंपल सा केस क्या है कि आप प्लेन मिरर में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हो ना, सेम लॉज ऑफ लाइट को आप यहां पर अप्लाई कर दो, क्योंकि लॉ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे ट्रेवल करेगा, तो उसके साथ हम लोगों ने कुछ लॉज पढ़ा था जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर में आपने पढ़ा था, और ये नहीं कि प्लेन मिरर में जो लॉ आपने पढ़ा है वो स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड नहीं होगा, वो सेम लॉ आप यहां भी अप्लाई कर सकते हो कि जो जिस एंगल से ये इंसिडेंट होगा इस सरफेस पर, सेम एंगल के साथ ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने प्लेन मिरर के केस में पढ़ा था वो भी यहां पर वैलिड होगा स्फेरिकल मिरर के केस में। ये नहीं कि वो केवल प्लेन मिरर के लिए वैलिड था, वो सेम कंसेप्ट यहां भी वैलिड होगा। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम ड्रॉ कर सकते हैं पाथ को कि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट किधर जाएगा। जैसे आपको एक बार रिमाइंड कराने की मैं कोशिश करता हूं कि प्लेन मिरर में आप कैसे पता करते थे कि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट किस पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे एक सिंपल मान लो ये हम लोग प्लेन मिरर लेते हैं और इस प्लेन मिरर पर एक रे ऑफ लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट होगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किस पाथ को फॉलो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट होता है उस पॉइंट पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इस नॉर्मल के साथ ये जो रे ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई फॉर्म करेगा तो सेम एंगल के साथ ये जो रेज ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इन द सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो लॉ हम लोग पढ़े थे कि ये नॉर्मल से जितने एंगल पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होगा, क्योंकि इस रे ऑफ लाइट को हम लोग कह रहे हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हम का पाथ हम ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ये तो प्लेन मिरर के केस में था, लेकिन सेम कंसेप्ट आप यहां भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कि ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किस पाथ को फॉलो करेगा, या व्हाट वुड बी द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, हम लोग इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन आप कहोगे सर यहां तो नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत आसान था, क्योंकि ये नॉर्मल डिसाइडिंग फैक्टर था, क्योंकि नॉर्मल जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिए इस प्लेन मिरर पर, और इतने एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या आएगी कि नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि यहां पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आपको पता है, और इसके इंफॉर्मेशन से अगर आपको रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट के बारे में पता करना होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रहा है, जैसे ये इंसिडेंट हो रहा था, ये भी जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है, इस पॉइंट पर आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये नॉर्मल हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका क्या है। तो ये सिंपल सा ऐसे कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है और ये जो सेंटर है, इस पॉइंट और सेंटर को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। इस पॉइंट जहां पर वो इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट को और सेंटर को एक लाइन से मिला देते हैं, और ये जो लाइन होगा इसको हम लोग कहेंगे रेडियस। इस स्फेयर का रेडियस होगा, या कह सकते हो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और ये जो रेडियस होता है वो स्फेयर के किसी पॉइंट पर नॉर्मल होता है। या सिंपल ऐसे कर सकते हो, अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है इसको जिस लाइन से हम लोग ड्रॉ करेंगे ये नॉर्मल होगा। दैट मींस दिस लाइन, इस लाइन को हम लोग कहेंगे दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल एट दिस पॉइंट। और टेंजेंट नॉर्मल तो भाई पढ़े होगे आप लोग, कि अगर मान लो कि अगर नॉर्मल ये कैसे और ऐसे भी देख सकते हो, इस पॉइंट पर टेंजेंट बना दो, तो ये जो कर्व है इस पॉइंट पर टेंजेंट इस तरह कुछ आएगा, और इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर कौन होता है, जो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ये किस पाथ को ये फॉलो करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। आपको सिंपली क्या करना है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जिस पॉइंट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है
और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। ये पता है कि जो फंडामेंटल पढ़ाने में मैं अभी टाइम ले रहा हूं, इन्हीं सारी चीजों का आपका यूटिलाइजेशन है कहां, जितने भी ऑप्टिक्स में चैप्टर्स पढ़ोगे। और एक एक छोटा टर्म बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सीखोगे ना अभी कि ये सब कैसे हम लोग, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हो कि जैसे ऑर्गेनिक पढ़ते हो केमिस्ट्री, उसका एक मैकेनिज्म होता है। तो ये जो रे डायग्राम हम लोग समझते हैं कि कैसे हम रे को के पाथ को ट्रेस करते हैं, वो भी एक मैकेनिज्म की तरह है। और ये मैकेनिज्म जैसे आप सीख जाओगे तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, इसीलिए आपको रटना नहीं कि रे ऑफ लाइट ऐसे गया तो ऐसे क्यों ऐसे आ जाएगा, क्यों आएगा, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि इस रे ऑफ लाइट के लिए भी जो इस पर इंसिडेंट हो रहा है स्फेरिकल मिरर पर, ये किस आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पाथ को फॉलो करेगा, हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो प्लेन मिरर के केस में पढ़े हैं वो सेम कंसेप्ट यहां भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, दैट मींस एक नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब आप बता सकते हो कि रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर हम कहें तो ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम थीटा मान लेते हैं। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना मान लिए, थीटा मान लिए। ठीक है, अब सोचो यह जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आप बता सकते हो कि यह जो रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद इस नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल पर जाएगा, नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाएगा। कितना एंगल, थीटा एंगल बनाएगा, सेम एंगल थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, ये जितने एंगल पर इस नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट हुआ था उतने एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इस नॉर्मल के साथ सेम एंगल पर ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इस तरह कह सकते हो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरह। और ये जो एरो का नोटेशन है ना, बहुत छोटी छोटी चीज है, लेकिन एरो का नोटेशन आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो कह सकते हो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो वैलिड इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये जो कॉन्केव मिरर है, इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ना ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। और क्यों करेगा, ड्यू टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस तरफ हमेशा मतलब सेंटर और उस कह सकते हो सर्कमफ्रेंस का कोई पॉइंट जो होता है वो ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन हमेशा उस पॉइंट पर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि ये क्या होता है, ये टेंजेंट होता है, ये वाला जो लाइन होता है टेंजेंट होता है, और ये जो लाइन है इस टेंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। और जैसे नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, आप उसको ड्रॉ कर सकते हो कि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करेगा। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, इस रे ऑफ लाइट को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये कौन सा रे ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म था कि कैसे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट वहां इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा। अब हम लोग का मेन क्वेश्चन ये था कि इस रे ऑफ लाइट को पैरेक्सियल रे ऑफ लाइट कब बोलेंगे। तो इसके लिए देखो कंडीशन याद रखना कि कोई भी रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, हम एक स्पेशल पार्ट लिए थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था। ठीक है, लेकिन कोई भी रे ऑफ लाइट जब भी इस मिरर पर इंसिडेंट हो, स्फेरिकल मिरर पर, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, और जो एंगल ये बनाएगा नॉर्मल के साथ, ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा ये थीटा, अगर ये थीटा क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल होगा। वेरी स्मॉल का मतलब क्या होगा, थीटा लेस देन 5 डिग्री होगा, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, लेस देन 5 डिग्री होगा। तो इस तरह के रे ऑफ लाइट को हम लोग पैरेक्सियल रे ऑफ लाइट कहेंगे। इस तरह के रे ऑफ लाइट को हम लोग पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट कहेंगे, पैरेक्सियल रे ऑफ लाइट। मतलब ये सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो गया कि अगर जो भी रे ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट हो और इंसिडेंट होने पर अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो, मतलब लेस देन 5 डिग्री, मतलब 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 2.5 डिग्री हो, 2.3 हो, मतलब लेस देन 5 डिग्री होगा, तो इस तरह के इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को हम पैरेक्सियल रे ऑफ लाइट कहते हैं। तो पैरेक्सियल रे इज रिलेटेड टू इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और पैरेक्सियल क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो थीटा है अगर वो लेस देन 5 डिग्री आ गया, या दूसरे टर्म में ऐसे कह सकते हो कि अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, देन दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज। तो अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द मिरर एट वेरी स्मॉल एंगल, देन द रे इज कॉल्ड पैरेक्सियल रे। सिंपल सा डेफिनेशन है। अब आते हैं हम लोग
मार्जिनल रे को डिफाइन करते हैं। तो पैरेक्सियल रेज आपका किसी मिरर के लिए एक नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये मान लो कि 1 डिग्री बना रहा होगा, एक दूसरा रे ऑफ लाइट लिए वो 0.9 बना रहा होगा, डिग्री बना रहा होगा, एक 1.5, मतलब 0 से 5 डिग्री के बीच में जितने भी कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट मिलेंगे दैट आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट और पैरेक्सियल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन 5 डिग्री होगा तो उसको पैरेक्सियल रेज कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं मार्जिनल रे। मार्जिनल रे कैसे किसको कहेंगे? तो मान लो कि कनकेव मिरर ऐसे ले रहे हैं, इस पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसा कुछ है और इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अच्छा ये बताओ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन है कैसे जाएगा? तो कहोगे सर बहुत सिंपल है, जहां पर इंसिडेंट हुआ है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे और ये जो स्ट्रेट लाइन होगा दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल एट दिस पॉइंट। क्लियर? और ये जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये कह सकते हो उतने ही एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो एंगल है इस एंगल को अगर हम थीटा कहें, थोड़ा सा बहुत कम एंगल हो गया, ऐसे कुछ आ जाए। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल भी थीटा ही आएगा। ठीक है, और ये जो थीटा होगा ये थीटा क्या होगा बता सकते हो? ये थीटा अगर ग्रेटर देन 5 डिग्री, और कह सकते हो कि थीटा इज फाइनाइट। फाइनाइट एंगल का मतलब बहुत छोटा नहीं होगा। फाइनाइट एंगल अगर फॉर्म करेगा तो अगर जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो भी इस मिरर पर इंसिडेंट हो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? अलग अलग पॉइंट पर हीट करेगा। जो भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है अलग अलग पॉइंट पर उस मिरर को हीट करेगा तो उसका अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो ऐसा रे ऑफ लाइट जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 5 डिग्री हो, या आप कैसे कह सकते हो कि फाइनाइट एंगल होगा, जैसे 30 डिग्री हो, 20 डिग्री होगा, या मान लो 60 डिग्री अगर ये हो गया या 30 डिग्री हो गया, तो इस तरह के रे ऑफ लाइट को हम लोग मार्जिनल रेज ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये जो रे ऑफ लाइट है इस रे ऑफ लाइट को हम लोग कहेंगे मार्जिनल रे, मार्जिनल रे। ठीक है, क्लियर? तो ये पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज ऑफ लाइट का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अब जैसे ही अगला टर्म आप पढ़ने जाओगे वहां पर इनका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मार्जिनल रे और पैरेक्सियल रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। पैरेलल वाला कंडीशन कहीं भी डेफिनेशन में नहीं लिखे हैं, ये ध्यान रखना। हम लोग इसको इन दोनों को समझने के लिए एक सिंपल सा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ले लिए जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। लेकिन हो सकता है कि रे ऑफ लाइट ऐसे आए और उसका थीटा अगर बहुत मतलब फाइनाइट होगा तब भी वो मार्जिनल कहलाएगा। अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो वो क्या होगा? पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट कहलाएगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो नेक्स्ट टर्म है वो है फोकस। ठीक है, तो फोकस एग्जैक्टली होता क्या है तो इसको अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले एक सिचुएशन लेते हैं और इस सिचुएशन से कुछ एनालिसिस हम लोग करेंगे और वहां से जो कुछ भी मिलेगा वहां से तब हम फोकस को डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूं तो आपको कुछ भी फोकस के बारे में पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक सिचुएशन इस तरह कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज करो हम लोगों के पास एक कॉनकेव मिरर है और ये देख सकते हो कि आउटर सरफेस को पॉलिश किया हुआ है। तो ये स्फेरिकल मिरर है, नो डाउट ये कॉनकेव मिरर है। अब हम लोग करते हैं कि कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ टर्म हम लोग पढ़े हैं कि इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, और इसका एक पोल होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन है इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक कह सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग ड्रॉ करती है, क्योंकि जो जानते हैं वो तो हम लोग कर ही सकते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो लाइन ऐसे जा रहा है यहाँ जो कट करेगा मिरर को वही क्या होगा? पोल ऑफ द मिरर होगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या हो गया? पोल हो गया। अब देखो हम लोग करते क्या है, हमेशा आप जब भी ड्रॉ करोगे तो ये एक सर्कल ऐसे बना लेना और इस वाले सेगमेंट को आप दिखा देना कि ये कौन सा मिरर है? एक कॉनकेव मिरर है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया? पोल हो गया। इस पर एक रे ऑफ लाइट लेते हैं।
लेकिन जो रे ऑफ लाइट है, एक कंडीशन हम मेंटेन करके चल रहे हैं कि वो जो भी रे ऑफ लाइट लेंगे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। और कह सकते हो कि इन जनरल केस रेज ऑफ लाइट दो तरह का होता है, एक होता है पैरेक्सियल और मार्जिनल। हम कंडीशन मार्जिनल का लेके चल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी एक आर्बिट्री एंगल ले लेते हैं, वो मार्जिनल के लिए भी हो सकता है थीटा, या हो सकता है कि पैरेक्सियल के लिए भी हो सकता है, कोई भी एक रैंडम एक रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, लेकिन कंडीशन क्या ले रहे हैं, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जैसे इस मिरर पर इंसिडेंट होगा तो आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि ये रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा, तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो लाइन होगा इस लाइन को हम लोग कहेंगे नॉर्मल। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए और इसको यहां ऐसे पीछे ऐसे क्या करेंगे, एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। ये हम लोग का नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे कि ये जितने एंगल से हीट किया था उतने ही एंगल से इंसिडेंट रे यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और ये मान लो सपोज करो रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे कुछ चलाया और ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। ये जो रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, ये तो क्लियर है। क्योंकि और यहां देख सकते हो कि ये जो एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्योंकि इस पॉइंट पर जहां पर वो इंसिडेंट हो रहा है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये रे ऑफ लाइट ऐसा कुछ चला गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट कर रहा है वो एग्जैक्टली वो किस लोकेशन पर कट कर रहा है, वो लोकेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि जो रे ऑफ लाइट हम लिए हैं, एक आर्बिट्रेरी रे ऑफ लाइट लिए हैं जो मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है, एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, और जहां भी कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम हम कुछ दे देते हैं। जैसे इस पॉइंट जहां इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम बी दे देते हैं। और एग्जैक्टली जहां कट करेगा ये लोकेशन हम पता करना चाहते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, एक ही सिंगल रे ऑफ लाइट ले रही है। ये जो रे ऑफ लाइट है कोई बीम ऑफ लाइट नहीं है, दिस इज अ सिंगल रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जो सिंगल रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो बी पर कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और सपोज करो कि यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स, ये डिस्टेंस हम एक्स मान लिए, ठीक है। जहां पर ये कट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर कट कर रहा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालोगे, सिचुएशन क्लियर। एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ले रहे हैं जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये पैरेक्सियल है कि मार्जिनल है अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम जनरलाइज्ड केस लेके चल रहे हैं कि ये थीटा फाइनाइट है। और आके जैसे हीट किया, हीट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा, और इस मिरर जैसे उसको रिफ्लेक्ट करेगा तो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इसको हीट कर पहले रिफ्लेक्ट करेगा, यहां कट करेगा, और एज्यूम करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जहां पर इंटरसेक्ट करा प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, वो डिस्टेंस हम लोगों का एक्स है। और हम लोग ये चाहते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा, ये x हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो हमको पता है कि अभी जो कुछ भी हम लोग, पहली बात हमेशा ध्यान में ये रखना, क्योंकि थोड़ा सा अवेयर होना बहुत जरूरी होता है। आप पढ़ रहे हो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दैट मींस ज्योमेट्री का एप्लीकेशन तो आएगा, ट्रायंगल और कह सकते हो ज्योमेट्री और ट्रिगो का कंसेप्ट तो यूज करना ही पड़ेगा। तो यहां पर कुछ भी अगर हमको फाइंड आउट करना होगा, दैट मींस हमको ट्रायंगल या कह सकते हो पैरेललोग्राम या कुछ भी हम पता करने की कोशिश करेंगे, और वहां ज्योमेट्री को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ट्रिगो के कंसेप्ट को लाने की कोशिश करेंगे, और वहां से हम लोग कुछ भी अगर कैलकुलेट करना होगा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रे ऑफ लाइट ज्योमेट्री के कुछ नियम को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे सिंपल सा कह सकते हो कि यहां पर ध्यान से देखो, एक्स अगर फाइंड आउट करना हो तो आपको पता है कि कोई ट्रायंगल अगर आपको दिख गया तो आप शायद एक्स को निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है सी, ए और बी, एक ट्रायंगल ऐसा आपको दिख रहा है। अगर इस ट्रायंगल में जो जो पैरामीटर हमको पता है उसको पहले लिखने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही लिख दोगे तो यहां से एक्स निकल सकता है। आप सोचो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी हम लोगों को क्या क्या पता है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस ट्रायंगल में ये वाला लेंथ हम लोग को पता है, यहां से यहां तक का लेंथ पता है,
ये लेंथ हम लोग का आर होगा, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये सेंटर और इस पॉइंट के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और ये डिस्टेंस x हमको कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हम लोगों को पता नहीं है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होगा क्योंकि ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट नहीं कर रहा है। लेकिन ये हमको पता था कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, r होगा। ये डिस्टेंस पता करना है। और इस ट्रायंगल के अंदर क्या पता है, ये एंगल थीटा है तो हम कह सकते हैं दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और कुछ पता है, और भी पता है, ये वाला एंगल भी हम लोगों को पता है। अगर ये 2 थीटा होगा तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस 2 थीटा होगा, क्योंकि तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होगा। तो ये अगर थीटा ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा होगा। क्लियर। अब देखो क्या करोगे, हमको x चाहिए था, x चाहिए था, ठीक है। तो x कैसे निकालेंगे, अगर थीटा गिवन है, r गिवन है, तो x नहीं निकलेगा। इस ट्रायंगल में क्या यूज कर सकते हो, तो इस ट्रायंगल में आप यूज कर सकते हो साइन रूल। और साइन रूल एक बार रिमाइंड करा देते हैं क्योंकि कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। तो साइन रूल क्या होता है, तो साइन रूल होता है कोई भी एक आर्बिट्रेरी ट्रायंगल ले लो। ये एंगल अल्फा है, इसके सामने वाला साइड a है। ये एंगल बीटा है, इसके सामने वाला साइड b है। ये गामा है, इसके सामने वाला साइड c है। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू साइन रूल, साइन अल्फा जो एंगल लेंगे उसके ठीक सामने वाला साइड a हो, फिर जो एंगल बीटा लेंगे साइन बीटा, इसके ठीक सामने वाला साइड कौन सा है, b है। और ये एंगल ले लिए साइन गामा, इसके ठीक सामने वाला साइड कौन सा है, c है। ये साइन रूल होता है, किसी एक ट्रायंगल में आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी तरह के ट्रायंगल में। तो ये भी एक ट्रायंगल, तो एक्चुअली देखो साइन रूल इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अननोन है, अननोन क्या, x, और पता कौन सा है, r। तो साइन रूल जब भी आप अप्लाई करोगे ना, तो हमेशा ध्यान में ये रखना है कि हम किस एंगल का साइन ले तो मेरे लिए सही होगा। और साइन हम लोग किसका लेंगे, जो अननोन है उसके ठीक सामने वाला एंगल कौन सा है, थीटा, इसका साइन ले लेना। और जो पता है, कौन सा पता है, r, इसके ठीक सामने वाला एंगल ले लेना। साइन रूल इंप्लीमेंट करते समय ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि एक ट्रायंगल के अंदर जो हम साइन रूल अप्लाई करेंगे तो जो भी हम रेशियो लेंगे साइन और साइड का, वो ऐसा रेशियो लेंगे जो निकालना है और जो पता है उसका रेशियो ले लेना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACB आपको क्या मिलेगा, आपको x चाहिए, तो x के सामने वाला एंगल कौन सा है, थीटा, इसका साइन थीटा डिवाइडेड बाई x लिख सकते हैं। जो इसके ठीक सामने वाला एंगल का लेंगे तो ये साइन थीटा बाई एक्स लिख सकते हैं। पता कौन सा है, r, r के सामने वाला एंगल कौन सा है, पाई माइनस 2 थीटा, तो साइन पाई माइनस 2 थीटा। अच्छा ये एंगल पता नहीं, ये थीटा था तो ये तो थीटा होगा, और ये अल्टरनेट एंगल कह सकते हैं, थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तीनों का समेशन 180 होगा, तो इसको अल्फा मान लो। तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 180, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180, तो अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा। तो साइन पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई इसके ठीक सामने वाला साइड कौन सा है, r है, r लिख दिया। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए था, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x चाहिए था तो सिंप्लीफाई करो, तो x को ऊपर कर दिए, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई माइनस 2 थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, ये सब तो मैथ में पढ़े हो, डिवाइडेड, सॉरी ये रिवर्स भी कर दिए हैं, x ऊपर जाएगा तो r भी ऊपर जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा। इतना लिख सकते हैं, देख लो, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों का क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x बाय x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू लिख सकते हो r साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। इतना आ गया। x इक्वल टू मतलब ये जो डिस्टेंस x है, साइन थीटा यहाँ आ गया, तो r साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, और यहां से फिर क्या लिखेंगे, r साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा को ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां से साइन थीटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा r बाई 2 कॉस थीटा। ये x निकल गया, और ये जो x निकला है, ये x कौन सा x है भाई, ये x वो है कि जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट था, क्योंकि देखो ये सिंपल सा, इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, और इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट कर रहा था उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड कह सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये x निकल गया, क्लियर। अब देखो, और मेनली क्या होता है कि ये x निकल के कहां कट कर रहा है, लेकिन हम लोग करते क्या है
कि मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं सारे डिस्टेंस को हम पोल से मेजर करते हैं। पोल को हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। ये डिस्टेंस हम ये कहां कट कर रहा है वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाले हैं, लेकिन हम इसी डिस्टेंस को पोल के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं। तो पोल के रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे? तो नहीं लिख सकते, सिंपल सा बात है। पोल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पीबी। हम ये बताना चाहते हैं सी के रिस्पेक्ट में नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि जो रे ऑफ लाइट कट करेगा वो पी के रिस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पर है, तो हम कहेंगे पीबी डिस्टेंस पर। तो हम लिख सकते हैं कि जो पीबी होगा वो पीबी कितना होगा? नहीं बता सकते हो? बता सकते हो, ध्यान से देखो। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आप लोग बता सकते हो कितना होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, तो ये डेफिनेटली रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। और हमको चाहिए था ये वाला डिस्टेंस, तो ये r है और ये x है, तो ये वाला डिस्टेंस pb नहीं निकल जाएगा, तो pb हो जाएगा r माइनस एक्स लिख सकते हैं, और यहां से लिख सकते हैं r माइनस एक्स निकाले हैं r बाई 2 cos थीटा लिख सकते हैं, और pb हम लोग लिख सकते हैं क्या? r माइनस r बाई 2 इंटू सेक थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का pb निकल गया। तो ये जो pb निकला है इसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम, ये कहां से डिस्टेंस निकला? पोल से। किसका डिस्टेंस निकला? कि जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो कहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, और कौन सा रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है? ऐसे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, दैट मींस ये कह सकते हैं पीबी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन intersection point and pole of the mirror इसके बीच का ये डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब इस इक्वेशन के थ्रू एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, और ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन किसका है? कि इंसिडेंट रे का है। ये एक्चुअली ये रिफ्लेक्टेड रे का लोकेशन बता रहा है कि कहां कट करेगा, लेकिन वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किसका रिफ्लेक्टेड रे है? तो ऐसा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेगा, वो लोकेशन का कह सकते हो कि मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि वो पोल से पीबी डिस्टेंस पर कट करेगा, एंड पीबी इज गिवन बाई r माइनस r बाई 2 इंटू सेक थीटा। क्लियर? ये क्लियर है? ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? इनडायरेक्टली कह सकते हो दिस इक्वेशन इज रिलेटेड टू द पैरेलल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। कौन सा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट? और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कह सकते हो कि इट इज अप्लीकेबल फॉर, कह सकते हो किसके लिए वैलिड है? लिख नहीं रहे, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे आपको यह पता चलेगा कि कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेगा, वो लोकेशन आप पोल से बता सकते हो कितना होगा, r माइनस r बाई 2 सेक थीटा। अब चलो एक सिचुएशन लेते हैं और आप बताने की कोशिश करना। ये एक हम लोग कॉनकेव मिरर ऐसे लेते हैं, और जो कॉनकेव मिरर हम लोग ले रहे हैं ऐसे कॉनकेव मिरर हम लोग ले लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हम लोग पोल ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक रे ऑफ लाइट है और ये यहां पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, या रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। याद रखना कि अभी जितना मेहनत कर रहे हो आगे चल के आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, या रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, तो ये इसका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहीं ना कहीं कट करेगा, और
ये नॉर्मल होगा, ये वाला लाइन क्या होगा, नॉर्मल होगा, ये लाइन नॉर्मल है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट था और ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ये नॉर्मल हो गया। अच्छा, ये जो एंगल थीटा है इसको हम एंगल थीटा ले रहे हैं, ये एंगल भी थीटा होगा। अच्छा, ये बताओ कि इफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस मार्जिनल रे, इस मार्जिनल रे, इसमें पहला केस 1 लेते हैं। ध्यान से रखना कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि केस 1 ले लेते हैं, इस चीज को समझते हैं कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कौन सा है, मार्जिनल रे है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये रिलेशन निकला है, ये रिलेशन उन सारे रे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के लिए वैलिड है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। लेकिन आपको शायद पता है कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो सारे रे ऑफ लाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक पैरेक्सियल होता है और एक मार्जिनल होता है। अभी हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं, इस रिलेशन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ओनली फॉर मार्जिनल रेज ऑफ लाइट। मतलब ये जो थीटा होगा ये फाइनाइट एंगल होगा, मतलब लेस देन 5 डिग्री नहीं, मतलब कह सकते हो ग्रेटर देन 5 डिग्री होगा। उसके लिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अब देखो क्या होगा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो डिस्टेंस x है, जहां x नहीं, सेम इस पॉइंट को b ले लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस pb होगा इसका वैल्यू कितना होगा मार्जिनल रे के लिए, तो r माइनस r/2 सेक थीटा लिख सकते हो। ध्यान से देखना, ये बहुत सारे बुक में दिया नहीं है, बहुत सारे बुक में अगर या कुछ टीचर पढ़ाते हैं तो उसको गलत तरीके से पढ़ाते हैं, सही से समझने की कोशिश करो। ये डिस्टेंस जहां ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और किसी भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पैरेक्सियल होता है, एक मार्जिनल होता है। अभी हम कंडीशन किसका लिए हैं, मार्जिनल रे ऑफ लाइट का लिए है, तो मतलब उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो छोटा नहीं होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो वो ये रे ऑफ लाइट कैसा है, पैरेलल है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कैसा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये किसके लिए वैलिड है, पैरेलल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के लिए वैलिड है। तो ये कह सकते हो कि जहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वो डिस्टेंस पीबी जो होगा वो r माइनस r/2 सेक थीटा। क्लियर। अब देखो ध्यान से देखना, अब हम करते क्या है कि जो रे ऑफ लाइट लिए थे, ये पहला रे ऑफ लाइट लिए 1 है, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं x1 है, इस डिस्टेंस को हम pb को x1 मान लेते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है x1 है। अच्छा, बाद में लिखते हैं। अच्छा, एक रे ऑफ लाइट और ले लेते हैं जो इसके ठीक ऊपर है। अच्छा, ये बताओ कि ये रे ऑफ लाइट यहां इंसिडेंट ना होके यहां इंसिडेंट होता है, ये तो मार्जिनल है, ये हमको पता है, और यह रे ऑफ लाइट ऊपर जाएगा तो ये तो मार्जिनल होगा ही। और पूछा ये कि ये रे ऑफ लाइट जो है कहां कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, तो कहां कट करेगा, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, ये बताओ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको थीटा डैश ले लिए। ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा डैश। अच्छा, ये बताओ कि ये जो, अच्छा इसको हटा दिए, ये थीटा डैश हटा दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। अच्छा, इसको ब्लू से दिखाते हैं, और ये कुछ इतने एंगल पर कट करेगा, तो ये एंगल ज्यादा है। पहले देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, अब ज्यादा हो गया। जैसे रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब ये रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट ना कराकर आप यहाँ कराते तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कंसेप्ट क्या निकला, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तैयार करता है ना, तो इन्हीं सब छोटे छोटे पॉइंट से करता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखोगे। अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कर रहे हैं, तो ये जो रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के जितना क्लोज होगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना कम होगा। लेकिन जैसे जैसे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो एंगल बनाता है, क्योंकि देखो ये एंगल कम था और ये एंगल जैसे ऊपर गए बढ़ गया। क्लियर। दैट मीन्स हम लोग ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते से मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज, इंसिडेंस इंक्रीजेज, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये तो क्लियर है। और प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर जितना जाओगे, जितना ऊपर अगर रे ऑफ लाइट लोगे, पैरेलल रे ऑफ लाइट या कोई भी रे ऑफ लाइट जितना ऊपर होगा प्रिंसिपल एक्सिस से जितना अवे होगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये पहला रे ऑफ लाइट है और ये दूसरा रे ऑफ लाइट है। तो ये बताओ, ये सोच के बताओ कि अगर पहला यहां कट कर रहा है तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है
आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। कहां कट करेगा ये बताना है, यहां इधर कट करेगा या इस पॉइंट के इधर कट करेगा, कहां कट करेगा। तो आप देख सकते हो कि अगर यहां से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है तो आप यहां से चेक कर सकते हो, नहीं चेक कर सकते हो। ध्यान से देखो, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रे ऑफ लाइट यहां इंसिडेंट हो रहा था वो प्रिंसिपल एक्सिस को बी पॉइंट पर कट किया, अब थोड़ा सा ऊपर चले गए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया। अगर ये बढ़ेगा तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये भी बढ़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टेड होगा वो कुछ ऐसे चल के कट करेगा या ऐसे चल के कट करेगा या बी से ही पास करेगा। या तीन सिचुएशन हो सकता है कि इस केस में ये जो रे ऑफ लाइट हीट कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये यहां से ऐसे यहां से पास करे या यहां से पास करे या यहां से पास करे। तीन कंडीशन हो सकता है, तीन लोकेशन हो सकता है। तो ये एक्चुअली कहां से पास करेगा, तो देखो गलत यहां बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग को पता नहीं होता है, डायरेक्ट कहेंगे कि जितने भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट होता है वो एक ही पॉइंट से पास करता है। ये गलत कंसेप्ट है। क्यों, ये इक्वेशन लिखे हम, इस इक्वेशन से अभी आपको बताते हैं। ये डिस्टेंस हम लोग का पी भी, इसको x1 मान लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस जो पहला रे ऑफ लाइट कट किया प्रिंसिपल एक्सिस को, इस डिस्टेंस को हम x1 मान लेते हैं। तो दिस x1 का वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। या मान लो x मान लेते हैं या x1 मान लिए। तो ये सोचो कि जैसे ही ये जो x है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्टेड रे कहां कट करेगा। ये जो x1 है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है थीटा पर। ध्यान से देखो, r तो कांस्टेंट है, ये जो मिरर हम बनाए इस मिरर का r कांस्टेंट है, ये r भी कांस्टेंट है भाई। तो ये कह सकते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पर, इस थीटा पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब अलग अलग थीटा होगा तो ये जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को सेम पॉइंट पर तो कट नहीं करेगा, मतलब बी से ये पास नहीं करेगा। ये कंफर्म हो गया, क्योंकि यहां से ये जैसे एक ऊपर वाला रे ऑफ लाइट लोगे तो ये एक ही सिंगल रे की बात करें, कोई बीम ऑफ लाइट की बात नहीं करें, एक ये सिंगल रे ऑफ लाइट है और ये थीटा एंगल पर इंसिडेंट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां भी कट करेगा वो बी पॉइंट पर कट करेगा। और ये मार्जिनल रे है, ध्यान रखना, मतलब ये फाइनाइट एंगल है, 10 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री हो सकता है, ठीक है। और इससे थोड़ा मान लो ये 30 डिग्री है तो थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ये 40 डिग्री होगा। तो 40 डिग्री अगर ये एंगल थीटा बदल गया, मान लो ये 30 है और ये 60 डिग्री हो गया, ऊपर जाओगे तो एंगल तो बढ़ेगा ना। तो ये पहले 30 था, ये 60 हो गया, तो सेक 30 और सेक 60 का वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो कह सकते हो कि ये दोनों रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक ही पॉइंट से पास नहीं करेगा, लेकिन हमको ये पता करना है कि कहां से पास करेगा। क्या इसके पहले से ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। तो इसको पता करने का तरीका क्या है कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता है, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन वन गोज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस देयरफॉर थीटा बढ़ेगा, और थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा क्या होता है पता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कम होता है। कॉस थीटा कम होगा तो सेक थीटा उसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। सेक थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा ये सोचो, ये तो फिक्स्ड है, अगर ये बढ़ेगा तो ये डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। सेक थीटा बढ़ेगा तो r माइनस r/2 सेक थीटा, ये टोटल टर्म, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये डिफरेंस और कम होता है, तो ये डिफरेंस और कम हो जाएगा, तो इसलिए ये कम हो जाएगा। इसका मतलब ये जो जहां पर कट करेगा, जो इसका x2 आएगा वो लेस देन x1 आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे रे ऑफ लाइट ऊपर इंसिडेंट हिट करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, थीटा क्या, ये वाला जो डिस्टेंस x है, x1 है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है पहले के रिस्पेक्ट में। मतलब पहले इस थीटा पर यहां कट कर रहा था और जैसे थोड़ा ऊपर कर दिया अब यहां नहीं कट करेगा और ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। कम होने का मतलब ये जो रे ऑफ लाइट है यहां से जो पास करेगा वो कुछ इस तरह पास करेगा। ध्यान से देखो, यह जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ इस तरह पास करेगा, वो यहां बी डैश पर कट करेगा भाई, बी डैश। और इस डिस्टेंस को हम x2 ले रहे हैं, यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या है, x2 है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, x2 है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये डिस्टेंस x1 है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ गया तो ये पोल की ओर क्लोज चलते जाएगा। और एक कंसेप्ट और निकला कि मार्जिनल रेस, मतलब ऐसा
कलेक्शन ऑफ मार्जिनल रेस जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन वो सारे एक ही सिंगल पॉइंट पर कट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होने की वजह से उनका जो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो एक लोकेशन पर नहीं मिलेगा, और जितना ऊपर जाएंगे वो उतना पोल के क्या होगा, क्लोज चलते चल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहां से हम करते क्या है, ये जो मिरर है, मेरे ख्याल से ये डेरिवेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखना, हमेशा सर्कल बनाकर आप लोग मिरर बनाओगे। ये मिरर ऐसे ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और एक मार्जिनल रे ले रहे हैं कुछ इस तरह, और ये कहीं से कट करेगा इसको, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, पोल ये है, ठीक है, यहां कहीं कट करेगा, ठीक है, और मान लो एकदम सेम नीचे वाले डिस्टेंस पर एक और रे लेते हैं, जितने डिस्टेंस पर है उतने डिस्टेंस इसको लेते हैं, ये भी यहीं से पास करेगा। क्यों पास करेगा? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला इसका थीटा और इसका थीटा सेम होगा, तो दोनों एक ही लोकेशन पर कट करेगा। अच्छा देखो, ये रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा ऊपर ले लिए, तो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर लोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग हो गया। ये किसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं? मार्जिनल रे के लिए काम कर रहे हैं, मार्जिनल रे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ऊपर चले गए, अब ये क्या होगा, अब ये यहां से पास नहीं करेगा, ऊपर जाने पर ये पोल की तरफ भागता है, रिफ्लेक्टेड रे यहां कहीं पर आएगा, यहां कहीं कट करेगा, और सेम डिस्टेंस पर अगर नीचे भी एक रे ऑफ लाइट लोगे, ये भी यहां से कुछ ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, ये ऐसे पास कर रहा था, ठीक है। तो ये मार्जिनल रे मतलब पैरेलल मार्जिनल रेस कभी भी एक सिंगल पॉइंट पर कट नहीं करता है, अलग अलग पॉइंट पर क्या करेगा, कट करेगा। क्लियर? ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना। अब देखो, अब हम लोग करते क्या हैं, अब सेम सिचुएशन हम लोग किसके लिए लेते हैं, तो पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट के लिए। सेम सिचुएशन मतलब सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। अब देखो केस 2 लेते हैं, इसी का केस 2 फॉर पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट। अब देखो, एक इस तरह का कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, और ये इसका सेंटर है, ये इसका पोल है। इस बार जो रेस ऑफ लाइट हम लोग ले रहे हैं, मान लो बहुत वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लोज होने से क्या होता है कि जो जितना नीचे आएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है। तो अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट ले रहे हैं लेकिन क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप देख सकते हो कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं से पास करेगा, और ये जहां भी पास करेगा, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, देख सकते हो कि ये तो नॉर्मल होगा, ये जो लाइन है ये नॉर्मल है, ये एंगल थीटा होगा और ये थीटा होगा, ठीक है। अब देखो, यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको पीवी ले लेते हैं, तो ये जो पीवी डिस्टेंस है ये कैसे निकालोगे, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि चाहे वो पैरेक्सियल रेंज ऑफ लाइट हो या मार्जिनल रेंज ऑफ लाइट हो, सबके लिए पोल से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, तो ये वाला जो मैथमेटिकल रिलेशन है इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो पीवी होगा, यहां से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, पीवी इक्वल टू आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा, या इसको और इसी को लिख सकते हो जो ओरिजिनल फॉर्मेट था आर बाई 2 कॉस थीटा, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि अगर यह जो रे ऑफ लाइट था, ये सारा रे ऑफ लाइट मार्जिनल था, यह रे ऑफ लाइट भी मार्जिनल था, मार्जिनल रे ऑफ लाइट था,
यह रे ऑफ लाइट भी मार्जिनल था, इसीलिए आफ्टर रिफ्लेक्शन एक सिंगल पॉइंट पर कट नहीं कर रहा था, क्योंकि सबका थीटा अलग अलग होगा, तो सबका ये जो पोल से ये जो जहां इंटरसेक्ट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, वो डिस्टेंस अलग आ रहा था, ठीक है। लेकिन यह जो रे ऑफ लाइट ले रहे हैं वो पैरेक्सियल ले रहे हैं, पैरेक्सियल रे है, ठीक है। अब सोचो पैरेक्सियल रेज का कंडीशन है कि फॉर पैरेक्सियल रेज हम लोग एक कंडीशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा तो बहुत छोटा होगा, अगर इस रे ऑफ लाइट के लिए थीटा बहुत छोटा होगा तो हमको पता है कि cos थीटा अप्रोक्स इक्वल टू 1 होता है, ये हमेशा याद रखना। और थीटा छोटा होने पर cos थीटा 1 होता है, और sin थीटा थीटा होता है, और tan थीटा थीटा होता है, ये सब बहुत बार यूज किए होंगे, ठीक है। तो अगर थीटा बहुत छोटा है ना तो cos थीटा अप्रोक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। देयरफॉर ये जो PB है, PV फॉर पैरेक्सियल रेज के लिए, ये PV मतलब ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, जहां कट करेगा, फॉर पैरेक्सियल रे कितना हो जाएगा, PB इक्वल्स टू R माइनस R/2, cos थीटा का वैल्यू 1 ले लिए, cos थीटा 1 किसके लिए ले रहे हैं, इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि पैरेक्सियल रे है। अगर ये पैरेक्सियल रे है तो इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, थीटा मतलब cos थीटा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि थीटा बहुत कम हो जाएगा तो जीरो के क्लोज होगा, cos 0 कितना होता है 1, तो इसलिए cos थीटा कितना होता है 1। तो ये जो फॉर्मूला है R माइनस R/2, और ये आ गया R माइनस R/2, और इसको लिखते हैं R/2, मतलब जो PB है ये क्या हो गया, R/2, ठीक है। ये पहला रे पैरेक्सियल रे ऑफ लाइट लिए उसके लिए, मतलब कोई भी एक पैरेक्सियल रे ऑफ लाइट ले तो ये जो फॉर्मूला है कि वो पोल से रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेगा, ये जो फॉर्मूला है फॉर दिस पैरेक्सियल रे ऑफ लाइट रिड्यूस होकर कितना आ गया, R/2 आ गया, कितना आ गया, R/2 आ गया। अब ये फॉर्मूला इस रे के लिए यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये जो पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेगा, डायरेक्ट कहोगे कि ये पोल से R/2 डिस्टेंस पर कट करेगा। और ये R/2 डिस्टेंस पता है कितना होता है, सेंटर और P के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, R होता है, और ये डिस्टेंस कितना है, R/2। अच्छा ये बात बताओ, एक बात बताओ, बहुत इसमें छोटा छोटा चीज ना बहुत मायने रखता है पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ये पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट है तो क्या हम लोगों को एक ही पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट मिलता है, पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट एक होगा या कलेक्शन ऑफ पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट होता है, तो कहोगे एक पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट नहीं होता, बहुत सारा होता है। अगर ये एक पैरेक्सियल है तो इसके जस्ट नीचे वाला जो रे ऑफ लाइट जाएगा तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे भी कम होगा, क्योंकि मान लो थीटा अगर 4 डिग्री हो, थीटा 3 डिग्री हो, थीटा 2 डिग्री हो, थीटा मतलब लेस देन 5 डिग्री, ये थीटा लेस देन 5 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब फॉर पैरेक्सियल रेज हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर पैरेक्सियल रेज हम लोग लिखते हैं थीटा लेस देन 5 डिग्री, तो 5 डिग्री से कम एंगल पर एक ही रे ऑफ लाइट थोड़ी इंसिडेंट होगा भाई, कलेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आपको मिलेगा। तो पैरेक्सियल रेज एक नहीं, अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहां से पास करेगा, ये आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा। आप अगर पता चल गया कि ये भी पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट है तो आप इसको यूज नहीं करोगे भाई, ये एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट है, मार्जिनल के लिए भी वैलिड है, पैरेक्सियल के लिए भी, लेकिन पैरेक्सियल को इस फॉर्मूला को छोटा कर दिया है, ये आ रहा कि ये कहां कट करेगा, ये वहीं कट करेगा जहां पहला कट कर रहा था, क्योंकि इसके लिए भी ये cos थीटा कितना हो जाएगा 1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, PV कितना होगा, R/2, इस रे ऑफ लाइट के लिए भी, तो यह रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से पास करेगा। और सोचो एक और, ये भी पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट होगा, मतलब जो भी कह सकते हो जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, इस रे ऑफ लाइट के लिए भी cos थीटा कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना होगा R/2, इसके लिए मतलब ये भी ये वहीं से पास करेगा। अच्छा ये भी पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट है, ये कहां से पास करेगा, यहीं से पास करेगा। ये भी पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट है, कहां से पास करेगा, यहीं से पास करेगा। ये एक पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट है, ये यहीं से पास करेगा। इसका मतलब ध्यान से देखो कि हम लोग जानते हैं कि थीटा लेस देन 5 डिग्री पर एक ही पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट नहीं मिलेगा, अब बीम ऑफ पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट मिल सकता है। उसमें कलेक्शन ऑफ क्या हो सकता है, बहुत सारा पैरेक्सियल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो सकता है, और कोई भी पैरेक्सियल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ये भी ध्यान रखोगे, ये पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट है, बट दिस पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे
कन्वर्जेस एट अ सिंगल पॉइंट। क्या हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन? सारे के सारे रे ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहे हैं भाई। लेकिन मार्जिनल रेज ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो ये देखो कलेक्शन ऑफ मार्जिनल रेज ऑफ लाइट ले रहे हैं, लेकिन ये मार्जिनल रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहे हैं। लेकिन पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, उनसे एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही मतलब अच्छा सा एक रिजल्ट मिल रहा है कि ये सारे रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, और इसी पॉइंट का नाम फोकस बोल दिया गया। और इसी पॉइंट का नाम हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। मतलब फोकस का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जितने भी पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट हैं जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट से पास करेंगे। तो इस तरह के पॉइंट को जहां पर सारे के सारे पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज हो रहे हैं या उससे पास कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर का फोकस होगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन मार्जिनल के साथ नहीं मिलता है, इसलिए फोकस का कंसेप्ट स्फेरिकल मिरर है, लेकिन अभी कहेंगे इसके फोकस को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोकस इज ओनली एसोसिएटेड विद द पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये सब पार्ट मैंने देखा है एक्चुअली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। बहुत सारा जो मिसकंसेप्ट है, बहुत लोगों ने मिसकंसेप्ट बहुत भेजते रहते हैं, उन सारे मिसकंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक दो क्लास डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा लेगा सारे टीचर के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपको वो फील होगा कि आप जो पढ़ रहे हो एग्जैक्टली वो क्या पढ़ रहे हो। तो ये थोड़ा सा आपको कोशिश करना है कि जो कुछ बता रहे हैं ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं ये जो पैरेक्सियल और मार्जिनल का कंसेप्ट अभी हम लोग डिफाइन किए हैं, उसका अप्लीकेशन आप यहां देख सकते हैं कि सारा पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होते हैं, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि आइडिया ऑफ फोकस, आइडिया और कंसेप्ट ऑफ फोकस इज एसोसिएटेड विथ पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट, पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर? मार्जिनल रेज ऑफ लाइट के साथ कभी भी हम लोग फोकस के कंसेप्ट को नहीं लेकर आते हैं, ठीक है। तो जो भी आइडिया फोकस का है वो पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। और सबके सब कहां कट करेंगे? एक ही सिंगल पॉइंट पर। वो जो सिंगल पॉइंट है वो r/2 डिस्टेंस पर होगा। कहां से? पोल से r/2 डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, क्लियर? तो अब देखो यहां से एक सिंपल सा सिचुएशन देखो कि पहले हम लोग करेंगे क्या कि फोकस को डिफाइन करते हैं, तब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक तरह से आप दो चीज सीखे हो, एक तो फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे, और दूसरी बात आप क्या सीखे हो कि जो ज्योमेट्री है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट के साथ जो ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है कि कैसे वो रिफ्लेक्ट होता है, कैसे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है, इसको हम लोग कह सकते हो कि एक तरह से एक नया आइडिया, नया कंसेप्ट को हम लोग सीखे हैं कि कैसे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ कट करेगा, वो पॉइंट हम बता सकते हैं। और इन सारी चीज़ों का एप्लीकेशन आप दूसरे तरह के सम्स में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फोकस को डिफाइन करने के लिए इतना सारा कंसेप्ट जरूरी था। तो पहले फोकस को डिफाइन करते हैं कि कैसे हम लोग प्रॉपर वे से बोर्ड में कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है, आपको सारा चीज़ ध्यान में रखना है। तो बोर्ड का डेफिनेशन मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपको लिख कर बताने का, ठीक है। मेरे ख्याल से फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर का कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब जैसे बोर्ड में जब भी डिफाइन करना होगा तो आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, तो फोकस को ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो कि अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, ब्रैकेट में जरूर लिख देना पैरेक्सियल रेज, क्योंकि फोकस का जो आइडिया है, कंसेप्ट है, इट इज ओनली रिलेटेड टू पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट, ठीक है।
the paraxial rays parallel to the principal axis after reflection from the spherical mirror converges to or appears to diverge from a point on the principal axis. This point is called focus of the spherical mirror. ठीक है, अच्छा इस डेफिनेशन को और अच्छे तरीके से समझते हैं. ठीक है, और इसको समझने के लिए हम फोकस का जो कंसेप्ट है दोनों मिरर से रिलेट करते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के साथ. ठीक है, तो ये जो मिरर हम लोगों का है इसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर. ये जो मिरर होगा इसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर. ठीक है, और कॉनकेव मिरर का भी हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब इसके फोकस को डिफाइन करना है. ये कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर के फोकस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे. तो डिफाइन करने के लिए सिंपल सी बात है, हमको कैसा रे ऑफ लाइट चाहिए. एक तो रे ऑफ लाइट चाहिए पैरेक्सियल, और नेक्स्ट जो भी पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट होगा वो आपस में तो पैरेलल होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी होगा. पैरेक्सियल, पैरेलल टू ईच अदर और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. जब भी हम फोकस की बात करेंगे तीन कंडीशन. पहला क्या कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट. किसका बीम का मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट. मतलब पैरेलल बीम का मतलब कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पैरेलल रेज ऑफ लाइट. ठीक है, और कह सकते हो पैरेक्सियल का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 5 डिग्री. और एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन 5 डिग्री कब होगा, वो जब बहुत प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज होगा तो वो लगभग पैरेक्सियल रेज की तरह काम करता है. ठीक है, अब और वो हम लोग पहले उस तरह का रे चाहिए. मान लो कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ होगा, तो इसके लिए हम करते क्या है कि कोई भी एक रे ऑफ लाइट ले लो, कोई भी एक ले लो, आपको 10 नहीं चाहिए. अगर इसके फोकस को डिफाइन करना है कि कहां पर है तो कोई भी एक ही पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट लो. हम डिफाइन करने के लिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले रहे हैं, लेकिन एक जहां कट करेगा पूरा बीम ऑफ लाइट भी वहीं कट करेगा. हम लोगों ने क्या देखा, एक रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर कट कर रहा है तो पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट जो खुद आपस में पैरेलल है फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक ही पॉइंट को कट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां देखो क्या होगा, हम तो कह सकते कोई एक ले लेते हैं, एक रे ऑफ लाइट लेते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर दिखा रहे हैं. एक्चुअली ये मार्जिनल की तरह लग रहा है लेकिन ये पैरेक्सियल है, क्योंकि जितना ये क्लोज होगा तो हम लोग अपने समझने के लिए इस तरह एक रे ऑफ लाइट लेते हैं और ये फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, कहीं ना कहीं से पास करेगा और जिस पॉइंट को कट करेगा उसी पॉइंट को कहेंगे. कंडीशन क्या है कि ये पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगा या उससे पास करेगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस. फोकस को डिफाइन करने का दो तरीका है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट से और एक सिंगल रे से भी डिफाइन कर सकते हो. कैसे, अ सिंगल रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, पैरेक्सियल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर कट करेगा उसी पॉइंट को हम लोग फोकस ऑफ द मिरर कहेंगे. तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ दिस मिरर. और इस तरह के फोकस को याद रखना, इसको हम रियल फोकस कहते हैं. इसको हम लोग कहते हैं रियल फोकस. रियल फोकस कहने का मतलब हम लोग फोकस ही कहेंगे, लेकिन बहुत सारे बुक में दिया है कि इसको रियल फोकस कहते हैं. क्यों रियल फोकस कहते हैं, क्योंकि रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इस पॉइंट से कन्वर्ज होगा. जैसे देखो रे ऑफ लाइट एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन वहां कन्वर्ज हो रहा. ठीक है, मतलब कह सकते हो कि अगर एक्चुअली कट करेगा रेज ऑफ लाइट तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल फोकस. अब देखो तो यहां से हम लोग कह सकते हैं फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से. आप इसको पी नहीं ले सकते हो, एम नहीं ले सकते हो. ऑलवेज आपको जब भी स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करना होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से, फोकस को एफ से और पोल को किससे रिप्रेजेंट करना होगा, पी से. और फोकस का मतलब क्या है कि ऐसा पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट का बीम अगर ले लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से पास करेगा. और ये पता है कि ये फोकस का डिस्टेंस कितना होता है, पोल से कितने डिस्टेंस पर होता है, तो ये पोल से r/2 डिस्टेंस पर होता है. ये निकाल चुके हैं. r/2 किसके लिए हो रहा है, क्योंकि ये पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेक्सियल है, इसलिए ये जहां कट करेगा वो डिस्टेंस कितना होगा, r/2. क्योंकि दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट और कलेक्शन ऑफ पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट. मार्जिनल रे के लिए आप क्या यूज करोगे, r-r/2 सेक थीटा. कहां कट करेगा उस इक्वेशन से निकालेंगे, लेकिन इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट हम बताएंगे कहां कट करेगा, r/2 पर. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखो हम इस मिरर का फोकस देखते हैं कहां पर होगा. तो इस मिरर का फोकस के लिए पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं
और बनाते समय सर्कल जरूर बनाओगे, सर्कल इस तरह बना दिए। और नेक्स्ट काम क्या करोगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट की तरफ रखना, आप राइट भी रख सकते हो, लेकिन आप क्या करोगे लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखना। हम लोग पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कोई भी एलिमेंट हम ड्रॉ करेंगे, कोई भी ऑप्टिकल एलिमेंट ड्रॉ करेंगे, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा हम लोग लेफ्ट की तरफ रखेंगे। इसीलिए इस पार्ट को हम क्या किए ऐसे, आप इधर भी कॉन्वेक्स बना सकते थे, उसका रिफ्लेक्टिंग उधर रख सकते थे, लेकिन हम उधर नहीं लेंगे, हम लोग इधर ले लेंगे। तो इस तरह रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, इसका फोकस कहां होगा, कैसे बताओगे? तो कह सकते हो सर इसका फोकस तो हम बता सकते हैं, इसके लिए हमको एक काम करना होगा, आपको एक पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट देना होगा। चलो ले लो, एक पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट ले लिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। अब ये बताओ कि पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगा, कैसे पता करोगे? तो यहां पर ध्यान देना कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगा, तो डायरेक्ट क्या करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। आफ्टर ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है कन्वेक्स मिरर पर, मैंने बताया था ना कि आपको फंडामेंटल जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बड़ी हेल्प करेगा आपको डिसाइड करने में कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगा। तो डायरेक्ट यहां नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इस पॉइंट को मिला देते हैं एक लाइन से, और जो भी लाइन इस दोनों को मिलाएगा स्ट्रेट लाइन, इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहेंगे नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, और जितना एंगल ये नॉर्मल से बनाएगा उतने ही एंगल पर ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा कहीं ना कहीं। तो देखो यहां पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट था और वहां जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। ये एक्चुअली यहां से कट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा नहीं करेगा भाई, ये तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया। ये जो इस तो बिहाइंड द मिरर वाला सेगमेंट है इसको कट नहीं करेगा, नहीं कट करेगा तो। लेकिन हमको पता है कि किसी भी इंसिडेंट पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट का और वो जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मिलेगा उसका और प्रिंसिपल एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो फोकस का आइडिया देता है या फोकस का लोकेशन बताता है। तो यहां पर फोकस के लिए आपको इस रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में इंटरसेक्शन चाहिए। जैसे यहां देखो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में इंटरसेक्शन यहां मिल रहा है, इसलिए फोकस है, यहां नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है इसको पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाओगे, ऐसा लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, ऐसा डॉटेड लाइन दिखाओगे, और जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस से मीट करता हुआ या कट करेगा उसी को हम फोकस ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। देख लो ध्यान से, बहुत सिंपल सा है, छोटा सा चीज था, है काफी कंसेप्चुअल। मतलब इसमें जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा था पैरेक्सियल था, ये ध्यान रखना, मार्जिनल नहीं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम एक ही रे ऑफ लाइट लिए भाई, अब पूरा बीम ऑफ पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट ले सकते हो, लेकिन एक जहां कट करेगा बाकी सब भी वहीं कट करेगा, यहां हम लोगों ने देखा था, इसीलिए एक ही रे ऑफ लाइट हम लोगों ने लिया और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चला गया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा मिला, लेकिन ये और ये एक दूसरे को कट नहीं करा। तो इन दोनों को इंटरसेक्ट कराने के लिए इसको पीछे प्रोड्यूस कर दे, यहां कट करा, जहां कट करेगा वही उस कन्वेक्स मिरर का, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होगा, कन्वेक्स मिरर का फोकस होगा। क्लियर? तो यहां से एक चीज कह सकते हो कि कॉन्केव मिरर का फोकस होता है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है, और कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, लेकिन ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। ठीक है, क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर इतना कुछ पढ़ने के बाद यहां से एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर कन्वर्जेस टू का मतलब किसके लिए, कन्वर्जेस टू फॉर कॉनकेव मिरर, और एपियर्स टू डाइवर्स का मतलब क्या हुआ, इस जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्टेड रे एपियर्स टू डाइवर्स हो रहा है इसी को फोकस करते हैं। तो ये कन्वर्जेस टू, तो ब्रैकेट में लिख लेना, कन्वर्जेस टू ये होता है स्फेरिकल मिरर, ये होता है कॉनकेव में, कन्वर्जेस टू मतलब कॉनकेव मिरर,
और अपियर्स टू डाइवर्ज ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ब्रैकेट में लिख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया। डेफिनेशन में हम पूरा एक कलेक्शन ऑफ पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट ले रहे हैं, लेकिन हम यहां पर एक ही रे ऑफ लाइट लेकर सारा एक्सप्लेनेशन कर दिए, क्योंकि एक रे से जो कंक्लूजन आएगा वो हम पूरा बीम ऑफ लाइट से भी सेम कंक्लूजन आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां से एक सिंपल सा सिचुएशन लेते हैं, एक टर्म आपको और डिफाइन करते हैं। ये कौन सा टर्म था? 7वां था, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। ये 7th पॉइंट था, और 8th पॉइंट हम लोग देखते हैं। 8th का मतलब क्या है? 8th है हम लोग का फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? बोलो। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है? तो फोकल लेंथ का मतलब होता है कि जो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस है, और फोकस की जब भी बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट अपने आप आ जाना चाहिए, एंड इट मस्ट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फोकल लेंथ का मतलब क्या है कि ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर is called focal length, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ, और ये ध्यान रखना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एफ। फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ किसका मतलब क्या है? हर स्फेरिकल मिरर का कुछ फोकल लेंथ होगा। जैसे ये फोकस और पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। जो पीबी हम ले रहे थे उसको हम स्मॉल एफ से, मतलब ये जो पीबी है इसको स्मॉल एफ से लेते हैं। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, याद रखना। ठीक है, मतलब ये जो पीबी होगा फॉर पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट, या तो हम लोग क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। एफ का मतलब क्या? फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो है फोकस और पोल, ये कितना है? एफ, स्मॉल एफ होगा। ये वाला जो भी गैप होगा ये स्मॉल एफ होगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ का मतलब, स्मॉल एफ का मतलब फोकल लेंथ। ये रिप्रेजेंटेशन याद रखोगे। ठीक है, क्लियर। फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला याद रखना है, फोकल लेंथ इज ऑलवेज r/2। कितना होता है? r/2 होता है। फोकल लेंथ हमेशा कितना होता है? r/2 होता है स्फेरिकल मिरर का। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये पहला फॉर्मूला आ गया आपके पास। ये पहला फॉर्मूला है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, इतना कुछ पढ़ लियो। ये पहला फॉर्मूला है कि फोकल लेंथ इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा? r/2, वेयर r को हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, वो है फोकल प्लेन। नेक्स्ट पैरामीटर रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर कौन सा है? फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन हम लोग किसको कहते हैं? तो आप देख सकते हो, मैंने यहां पर एक डेफिनेशन लिखा है कि द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। फोकस को ही हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। कह रहा कि एक ऐसा प्लेन बनाते हैं जो फोकस से पास करे और इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक प्लेन ऐसे बनाते हैं, और ये जो प्लेन है, ये कह सकते हो ऐसा कुछ प्लेन ले लिए, और इस प्लेन में फोकस लाई कर रहा है। तो ये जो प्लेन है, इसी प्लेन को हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम एक प्लेन बनाते हैं जिसमें फोकस लाई करेगा, तो ये कुछ इस तरह का प्लेन होगा, और इसी प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे? फोकल प्लेन। ठीक है, तो ऐसा एक प्लेन, ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस यहां कहीं है, और एक ऐसा प्लेन अगर हम ले लें जो इसके फोकस से पास करे, तो इसी प्लेन का नाम फोकल प्लेन है। सिंपल प्लेन विच पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। अब देखो करते क्या है, एक सिंपल सा सिचुएशन लेते हैं। मान लो एक इस तरह का रे ऑफ लाइट लेते हैं, ऐसा रे ऑफ लाइट, ये इमेजिनरी प्लेन है, ध्यान रखना। एक रे ऑफ लाइट ऐसे ले लिए,
और यह जो रे ऑफ लाइट ऐसे दो पैरेलल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट लेते हैं, ध्यान से देखो, और ये दोनों रे ऑफ लाइट जब भी दिया रहेगा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो दोनों रे ऑफ लाइट है मार्जिनल होगा या पैरेक्सियल होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो यहां पर हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट है, पैरेक्सियल रेज है, ठीक है। लेकिन इस बार जो पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट हम ले रहे हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, ये आपस में पैरेलल है लेकिन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अभी तक हम लोग जो कुछ भी कर रहे थे पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट लिए थे और वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर रहा था, फोकस ऑफ द मिरर से। लेकिन ये क्या पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट है लेकिन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्टली ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां कट करेंगे, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहीं भी पास करेगा तो पता कहां कट करेगा, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल बना दिए, ये कुछ ऐसे आएगा, अगर ये यहां से पास करेगा तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये जहां से भी पास करेगा एग्जैक्ट वहीं से ये भी पास करेगा। मतलब ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों कह सकते हो कितने डिस्टेंस पर होगा, r/2 डिस्टेंस पर होगा, और ये कहां लाई करेगा, फोकल प्लेन पर। या सिंपल ऐसे याद रखना कि अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है पैरेक्सियल है, आपस में पैरेलल है लेकिन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, तो ये जब भी एक दूसरे को कट करेगा तो वो पॉइंट फोकल प्लेन में लाई करेगा। कहां लाई कर रहा है, फोकल प्लेन में। जैसे देखो एक रे ऑफ लाइट ऐसे ले लिए, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगा, तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे ले लेते हैं, मान लो कि इस तरह कुछ ले लिए पैरेलल रे ऑफ लाइट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह हम लोग ले लेते हैं। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरह जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल, और ये कहाँ कट करेगा, यहाँ कहीं मान लो अपीयर्स टू मीट यहाँ होगा, और ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, और इसका ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, और ये जहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा ये भी यहीं पर आके इंटरसेक्ट करेगा, ले दोनों यहीं मीट करने की कोशिश करेगा। देख लो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ऑलवेज कहाँ मीट करेगा, फोकल प्लेन में। तो ये फोकल प्लेन का कंसेप्ट है कि पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट है, ये आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकल पॉइंट में ही कट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लास्ट जो इसका डेफिनेशन है 10th, और वो है एपर्चर। एपर्चर को हम लोग डिफाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एपर्चर हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली देखो ये अगर हम कॉनकेव मिरर अगर ले लें, हमेशा सर्कल ड्रॉ करके एक मिरर ऐसे बना देना, ये कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ठीक है। ये एम डैश, ये पी, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल प्लेन नहीं दिखाना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है एम पी एफ सी, मतलब ये जो टोटल सारा टर्म तो हम दिखा दिए हैं, तो कहने को एपर्चर किसको कहेंगे, एपर्चर कहने का मतलब होता है कि उसका जो भी हम लोग कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंगे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो लेंगे, ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स का जो कह सकते हो कि सरफेस है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये वाला जो सरफेस है इसका जो एज है वो एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा, ये एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, और ये सर्कल का जो प्लेन है, प्लेन का मतलब सर्कल का प्लेन ये वाला होगा, ऐसा प्लेन होगा, ये कह सकते हो कॉनकेव मिरर ले लिए, कॉनकेव मिरर है, इसका जो एज का ये वाला बाउंड्री है, एज का जो एज है मतलब ये जो बाहरी किनारा है, इस बाहरी किनारा को अगर देखोगे तो एक सर्कल बनेगा, और इस सर्कल एक प्लेन में होगा, या ऐसे समझो ना, ये सर्कल एक प्लेन में होगा, और उस प्लेन का जितना एरिया ये इंक्लोज करेगा उसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, एपर्चर। जैसे कहने का मतलब ऐसे हो गया, सिंपल ऐसे समझो कि ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एपर्चर क्या हो गया, द एज ऑफ द spherical
mirror is a circle, the part, इसको नीचे लिखते हैं, the part of the plane of the circle, enclosed by the circle is called aperture, एपर्चर का कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल मान लो कि ये कॉनकेव मिरर है और हम लोग करते क्या है कि एक सरफेस ऐसा ले लिए, एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है। ये उसका ये कह सकते हो कि जो एज है वो एक सर्कल है और ये सर्कल का एक प्लेन होगा और ये प्लेन हम ऐसे ले लिए, ये वाला प्लेन है और इस प्लेन में ये जो बाउंड्री यहाँ बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, वो जो सर्कल का ये वाला जो एरिया होगा, मतलब प्लेन एरिया, सिंपल ये प्लेन ये जो सर्कल यहाँ बनेगा उसका एक प्लेन ऐसे आएगा, उस प्लेन का, जैसे कहने का मतलब क्या है कि सिंपल उस प्लेन का जो भी, मतलब ये वाला सिंपल सा ऐसे समझो कि ये वाला पार्ट अगर सेगमेंट हम कट कर रहे हैं, ऐसे एक सेगमेंट कट कर रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये हम लोग का मिरर है और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एक कह सकते एक प्लेन का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, और ये जो भी सेगमेंट आएगा, ये बाहर वाला जो एरिया आएगा, ये बाहर वाला जो कह सकते एक प्लेन का, ये जो सर्कल एक प्लेन में लाई कर रहा है, ये जो सर्कल है इसका एज का वो एक प्लेन में लाई कर रहा है, और वो जो प्लेन का हिस्सा जो ये सर्कल इनक्लोज कर रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा जो इनक्लोज कर रहा है, इसी हिस्सा को, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। मतलब सिंपल ऐसा सेगमेंट जिससे लाइट इंटर करता है, मतलब ऐसा सेगमेंट जहां से लाइट इंटर करता है। तो आप देख सकते हो कि ये कॉनकेव मिरर है, तो ये वाला जो एज है यहीं से लाइट इंटर कर रहा है, तो जहां से इंटर कर रहा है, मतलब जो जिस प्लेन से इंटर कर रहा है इसमें, उसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, एपर्चर। अंदर वाले पार्ट को नहीं कहते, अंदर वाले पार्ट को नहीं, इसके ठीक सामने अगर हम क्या करें, एक प्लेन ऐसे ले लें, तो उस प्लेन में एक सर्कल बना दें, तो वो जितना एरिया कवर कर रहा है उसी एरिया को एपर्चर कहते हैं। और एपर्चर क्या होता है, इफेक्टिव एरिया होता है, इफेक्टिव एरिया जिसमें लाइट इंटर करता है। एपर्चर एक्चुअली क्या होता है, इफेक्टिव एरिया जिसमें रे ऑफ लाइट इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट होता है, ठीक है। तो एपर्चर का मतलब बहुत सारे बुक में क्या होता है ना, आपको ऐसे दे देगा कि इस दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और ये जो डायमीटर होगा इसी को एपर्चर कहते हैं। एम और एम डैश को बहुत सारे बुक में एपर्चर कहता है। तो अगर एम और एम डैश का मतलब कह सकते हो कि ये जो डायमीटर है इसको भी एपर्चर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एपर्चर का डायमीटर है, क्योंकि वो भी एक सर्कल ही बनेगा। इसको अगर सामने से देखोगे तो ये कुछ इस तरह आएगा। ये जो प्लेन है मिरर का, ये सर्कल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और ये सर्कल वाला पार्ट, ये जो एरिया कवर कर रहा है इसी को हम लोग कहेंगे एपर्चर। और ये जो लाइन है वो ये वाला लाइन है, और इसी को हम बोलेंगे ए बी कह सकते हो, या एम एम डैश, इसी को, इसको भी एपर्चर बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, इसको भी कह सकते हो। लेकिन इफेक्टिव एरिया जहां से रे ऑफ लाइट इंटर कर रहा है उसमें, उसी को हम लोग एपर्चर कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये टोटल 10 डेफिनेशन है, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे।